गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यूज की सीरीज में हम एक नया लेक्चर लेने आ रहे हैं। जो आज का ये हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और किससे रिलेटेड होगा, बेसिकली बोर्ड्स मॉडल से रिलेटेड होगा। यानी बोर्ड मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता है गाइस। बोर्ड मॉडल की कमी होती है कि ये बोर्ड मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी जो हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोजन के समान परमाणु के लिए ये एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन के समान परमाणु कहें तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कोश में। ऐसे हीलियम है, हीलियम के लिए अप्लाई नहीं होगा। लेकिन He+ हो गया, He+ यानी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्लस यानी एक निकाल दिया तो कितना बचा, एक बचा, यानी ये हाइड्रोजन के समान बन गया तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। या फिर मैं कहूं कि लिथियम+2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 यानी 2 निकाल दी तो कितना बचा, बाहरी कोश में एक ही बचा, तो यानी एक बचा तो हाइड्रोजन के समान हो गया। अगर लिथियम+1 होता तब क्या होता है, इसमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते, क्योंकि लिथियम में 3 होते हैं, +1 एक बाहर निकाल दिया तो इसमें कितने बचे, 2 कोश बचे। तो लेकिन हाइड्रोजन के समान में 1 होना चाहिए, लेकिन इधर 2 आ गए तो लिथियम+1 के लिए नहीं होगा। याद करना कि जो बोर मॉडल है वो उसी के लिए अप्लाई होगा जिसमें क्या बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। हम अब इस सेशन में हम जैसे हर सेशन की तरह हम करते हैं कि सबसे पहले जो मैं एमसीक्यूज करवाने से पहले जस्ट 3 मिनट 4 मिनट में कुछ थ्योरी या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको समझा देते हैं। उससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला दिखा देंगे आपको, जिससे आपको जो क्वेश्चन है करने में आसानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या, मैंने एक तरह से एक्साइटेड स्टेट बना रखी है, ये E1 और E2 और आगे भी कोई स्टेट होंगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इलेक्ट्रॉन्स E2 से E1 में आ रहा है, यानी ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली में आ रहा है। तो ऊपर वाली मुझे पता है एनर्जी ज्यादा होगी, नीचे वाली में आ गया, यानी ऊपर से नीचे आके यहाँ बैठ गया। क्या बैठ गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठा है तो यहाँ पे आके बैठने के बाद सपोज कर ऊपर वाले में थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहाँ के बैठ गया तो इससे कम एनर्जी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गई, हमें पता है कि जो एनर्जी है वो संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। तो क्या होगा कि जो बाकी एनर्जी होगी वो बाहर निकल जाएगी, उसकी एनर्जी की बराबर की जो तरंग दैर्ध्य बाहर निकल जाएगी। तो बस म्यू क्या है, म्यू वही है कि जो बाहर निकल रही है एनर्जी, क्या बाहर निकल रही है एनर्जी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, वो म्यू होता है। तो E2 - E1 दैट इज H म्यू। हम ऐसे कह सकते हैं E2 क्या है, E2 किस किस के बराबर होगा, E2 स्टार्टिंग ये जो वहां से आ रही है, अब E2 से जाके E1 में आ रही है ना, तो यानी ज्यादा वाली एनर्जी कम में जा रही है और कुछ बाहर निकल रही होगी। तो क्या करूंगा, E2 = E1 प्लस जो बाहर एनर्जी निकल रही है वो E0 मान ली मैंने ना। तो क्या हो जाए, E2 - E1 दैट इज E0 है ना। तो E2 - E1 E0 की जगह H म्यू लिख दिया मैंने, H म्यू लिख दिया, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो E0 वाली जो बाहर निकल रही है, यानी जो उनके बीच में जो एनर्जी है वो कितनी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, वो हमारे पास रहेगा H म्यू। और mvr = NH/2π ये होता है कोणीय संवेग। क्या होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करने का आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा जो Rn = 0.529 n²/z ये फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का। क्या, रेडियस निकालने का, त्रिज्या निकालने का। जैसे क्या है कि ये कोई कक्षा है, अब जो इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन सीधे मूव नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इस तरीके के एक पाथ में मूव करता है ना। तो जो एक ये होता है, एक स्पेस से सेम टू सेम जब रिपीट करता है अपने पाथ को, तो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से जाके यहाँ तक हो जाएगी, है ना, लैम्डा हो जाएगी। और जो इसका सर्कुलर पाथ होगा वो कितना होगा, उसकी Rn होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.529 × n² होता है, नहीं कक्षक। जैसे कि कोई एटम में n = 1 भी होगा और 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, जो भी है बहुत सारे n होंगे। तो वो डिपेंड करेगा, त्रिज्या किस पे डिपेंड करेगी कि n ज्यादा होगा तो त्रिज्या ज्यादा होगी। आपको पता ही है भाई कि n = 1 की त्रिज्या ज्यादा होगी, n = 2 की ज्यादा बड़ी होगी, है ना। ये होता है ना, जितना ज्यादा बड़ा जो कक्षा का होगा उतनी बड़ी उसकी त्रिज्या होगी। तो बस n²/z ये फॉर्मूला होता है। z क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक, और vn क्या होता है, वेलोसिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसका फॉर्मूला है। गाइस ये फॉर्मूला कैसे आए अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, पर अभी नीट के जो है, हम नीट में सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव नहीं पूछता कैसे आए, आपसे सीधे फॉर्मूला वो पूछता है आंसर, आपको आंसर आना चाहिए। तो vn वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर/सेकंड। गाइस जो रेडियस थी वो एंगस्ट्रॉम में आती है, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और जो वेलोसिटी है ये होती है Z/n। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और n क्या होता है, मैंने बताया कक्षा के तीसरी कक्षा 4th क्लास इसमें देखा है। और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है इस कक्षा में, तो उस कक्षा में उसकी एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, जब तो वो मूव कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 × Z² यानी जो Z/n आ रहा था, क्या आ रहा था, ये वेलोसिटी में Z/n आ रहा था, उन दोनों का स्क्वायर कर दिया, यानी
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसमें आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 19 वोल्ट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वोल्ट होता है। तो गाइस ये एक जैसे फॉर्मूले कंफ्यूजन हो सकता है, आप आर एन का फॉर्मूला जेड अपॉन एन कर दो, ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन एन स्क्वायर अपॉन जेड जेड अपॉन एन कर दो, तो इसको एक बार ध्यान रख लेना। आप अपने आप याद करना, वी एन का याद हो गया ना तो ई एन का याद हो जाएगा। आप अपने आप समझना, वी एन में जेड अपॉन एन आ रहा है, ई एन में आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आर एन इनका उल्टा हो जाता है, जेड अपॉन एन आ रहा है तो आर एन में क्या हो जाएगा? एन अपॉन जेड, और एक एन एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई कर दो। एक थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे करने का। वैसे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई ये तरीका नहीं है कि भाई इनको कोई सिस्टमेटिक तरीके से याद होता है। ये आप लगातार प्रिपेयर वो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फॉर्मूला अपने आप याद होता जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। एन इक्वल टू वन, यानी फर्स्ट क्लास को हम क्या कहते हैं? बोर क्लास कहते हैं। बोर कक्षा या जो स्थायी कक्षा कहते हैं, या फिर जो मूल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अवस्था, यानी स्टार्टिंग स्टेट। क्या होती है? स्टार्टिंग स्टेट। एन इक्वल टू वन के लिए स्टार्टिंग स्टेट आता है। क्या? स्टार्टिंग स्टेट। और जब एन इक्वल टू टू पूछे, एन इक्वल टू टू दे रखा हो तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो जैसे मैं कहूं कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ये कक्षा का फुल स्टार्ट करो। एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री। आप समझ लो अपने आप ही एन इक्वल टू वन, ये तो बोर अवस्था होगी, बोर क्लास होगी, स्टेट होगी, या फिर मूल अवस्था होगी। और जब कोई एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई यहां से स्टार्ट ही यहां पे ही तो जाएगा ना, नहीं समझे? मिनिमम यहां से तो यहीं से स्टार्ट हो गया, यहीं पे तो जा सकता है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि कहीं और से स्टार्ट हो गए वन में आ जाए, वन में तो पॉसिबल नहीं है आना। एक्साइट हो गए तो वन में पॉसिबल आना नहीं है। तो जो स्टार्टिंग में यहीं आ सकता है, तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट टू हो जाएगी। और सेकंड कौन सी हो जाएगी? सेकंड थ्री हो सकती है। ऐसे ही एन इक्वल टू फोर के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हाइड्रोजन के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो है एक्साइटेड स्टेट की हमारे पास एनर्जी पूछ लेता है। तो सेकंड हम समझ लें, सेकंड हम एन इक्वल टू टू रख ले, लेकिन नहीं, सेकंड किसके लिए आता है? एन इक्वल टू थ्री रखने के बाद आएगा। और उसके साथ एक अलग फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये दिख रहा है माइनस यू एन दैट इज इक्वल टू माइनस टू इंटू ई एन दैट इज टू के एन। दैट मीन्स कि जो U क्या है? U है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो स्थितिज ऊर्जा। और उसके साथ साथ En क्या है? En है नेट एनर्जी, जो इस पूरे कोश में इलेक्ट्रॉन, जो इस कक्षक में पूरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो En होती है। En का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है। तो माइनस टू इंटू En इक्वल टू टू इंटू के एन। के एन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा। तो गाइस ये कैसे आया? ये तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसको अभी समझाना, क्योंकि अभी एमसीक्यूज भी समझाने, थोड़ा बहुत ये बता दिया तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो सारे करवाएं तो इस चैनल को प्रमोट करो, हम सारी वीडियो सब चीज एक्यूरेट ए टू जेड सारी चीज करवाएंगे। तो गाइस बेसिकली हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि माइनस यू इक्वल्स टू, पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूं। क्या? इन दोनों को। तो माइनस यू इक्वल्स टू माइनस टू इंटू ई एन। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ई इक्वल्स टू टू इंटू ई एन। यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो टोटल ऊर्जा का डबल होती है। टोटल ऊर्जा का क्या होती है? डबल होती है। आप देख सकते हैं जो स्थितिज ऊर्जा है वो डबल ऊर्जा को दुगुना करने के बाद ही तो आ रही है ना। तो कभी कभार आपको दे देगा, आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि हाइड्रोजन के लिए दूसरी कक्षा के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। क्या? दूसरी कक्षा के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? दूसरी कक्षा के लिए एन इक्वल्स टू टू रख देंगे। हाइड्रोजन है तो जेड इक्वल्स टू वन हो जाएगा, तो इससे एनर्जी निकल जाएगी, टोटल एनर्जी। और मुझे स्थितिज ऊर्जा पूछी तो मैं क्या कर दूंगा? टोटल एनर्जी का डबल, और वही क्या आ जाएगी? हमारी स्थितिज ऊर्जा। आप कंफ्यूजन होते रहेंगे कि भाई आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछी है, पर जो ये है जो इस बोर मॉडल है उसमें स्थितिज ऊर्जा का इतना कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है, इतना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो आप इतना कंफ्यूजन हो जाए कैसे करूं स्थितिज ऊर्जा के Q1 Q2 आर स्क्वायर, यानी क्या उल्टा सीधा कुछ भी सोचने लगेंगे। तो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, एक से दूसरी में अपने आप कन्वर्ट कर लेना। और आपसे पूरे एनर्जी निकलवाना है, आपसे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे आपको सिर्फ एक ये चीज निकालनी है, ये सीधे सीधे निकल जाएगी, आपको ये निकालनी है। इसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेरिजन कर लो। ये क्या हो जाएगा? माइनस टू इंटू ई एन इक्वल टू टू इंटू के एन। तो टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा, तो के एन क्या आ जाएगा? माइनस ई एन। माइनस ई एन यानी जो गतिज ऊर्जा होगी उसके बराबर होगी, पर उसका जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे गतिज ऊर्जा इसमें देखना, जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी टोटल ऊर्जा। क्यों आएगी? क्योंकि जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दोनों टोटल ओवरऑल प्लस ही होंगे, तो बार माइनस का चिन्ह, तो ई एन माइनस आएगी, ई एन माइनस आएगी, और बार एक और माइनस आ जाएगा, तो टोटल गतिज ऊर्जा तो प्लस आएगी। और हमें पता है गतिज ऊर्जा तो पॉजिटिव होती है भाई, एक बटा दो एमवी स्क्वायर से देख लो, एक बटा दो एमवी स्क्वायर, मास पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बस इतना करना। गतिज ऊर्जा पूछे तो आपको क्या करना है? जो कुल ऊर्जा निकालनी है और उसका साइन चेंज कर देना, उसका साइन प्लस में रख देना, वो क्या हो जाएगी? हमारी गतिज ऊर्जा। और आपसे
कंपैरिजन करवाए, जैसे स्थितिज ऊर्जा देख ले, दे दे स्थितिज ऊर्जा दे दे, आपसे ये पूछे तो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस यू इक्वल टू माइनस टू इंटू ई एन, ये तो मैंने करवा दिया। अब मैं कहूं कि इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो माइनस यू इक्वल टू टू इंटू के एन, यानी जो गतिज ऊर्जा या फिर हम कहेंगे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा का डबल होती है। क्या होती है, डबल होती है। बट साइन क्या होता है, साइन चेंज होता है, क्योंकि माइनस यू इक्वल टू टू इंटू के एन, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू के एन। ऐसे देख लो, माइनस यू इक्वल टू टू इंटू के एन है, तो मैं दे रखा है कि ए नॉट इक्वल टू बोर्ड रेडियस, यानी जो बोर्ड रेडियस बोर्ड त्रिज्या है वो हमारे पास ए नॉट दे रखी है। और हमें पूछा है कि द रेडियस फॉर एन इक्वल टू टू, यानी सेकंड क्लास के लिए, किसके लिए, बेरिलियम परमाणु, क्या होता है, बेरिलियम के लिए सेकंड कक्षा की जो है रेडियस फाइंड करनी है। तो दे रखा है क्या होगी, फॉर ए नॉट बाई फोर या ए नॉट बाई 16, यानी हमें बोर्ड रेडियस की टर्म्स में हमें एन इक्वल टू टू की जो रेडियस कितनी होगी बेरिलियम के लिए, वो क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं बोर्ड रेडियस क्या होता है। तो हमें पता है एन इक्वल टू 1 होता है ना, एन इक्वल टू 1 के लिए एंड जेड इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है, बोर्ड रेडियस होती है। तो बोर्ड रेडियस का हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, दैट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम में, क्या एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर -10 मीटर। तो देखो बोर्ड रेडियस मैंने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्या हाइड्रोजन परमाणु, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड 1 हो जाएगा। और किसकी, प्रथम कक्षा की, क्या एन इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट स्टेट की हमारे पास जो रेडियस होती है वही बोर्ड रेडियस होता है, यानी एन भी 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 0.529 ही आ जाएगा, क्योंकि तो 1 रहेगा एंगस्ट्रॉम। और ये हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास दे रखी है ए नॉट दे रखी है, ए नॉट दे रखी है, यानी ए नॉट क्या हमारे पास इतनी वैल्यू दे रखी है ना। और हमें पूछा है कि एन इक्वल टू 2 के लिए बेरिलियम परमाणु के लिए जो है रेडियस कितनी होगी। तो मुझे पता है कि सबसे पहले चेक करो कि जो बोर्ड मॉडल लगेगा या नहीं। तो देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 4 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, +3 चार्ज हो गया, यानी उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कितना बचा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि बेरिलियम में 4 परमाणु होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 निकाल दिए तो 1 बचा, यानी वो हाइड्रोजन के समान परमाणु बन गया ना, तब इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम अब फॉर्मूला लगा देते हैं, रेडियस का यही होता है 0.529 की जगह मैं ए नॉट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ए नॉट की टर्म में पूछा है ना। तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर मेरे पास ये एन 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन जेड क्या है, इसके लिए परमाणु क्रमांक, जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक, तो इसके लिए जेड क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी एन इक्वल जो सॉरी जेड इक्वल टू क्या है, 4 है, तो क्या करता हूँ 4 एंगस्ट्रॉम, क्या एंगस्ट्रॉम, तो कैंसिल आउट करूंगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिकली अगर हम इसमें टप्पा लगाते तो अपने आप ही समझ, तुक्का लगाते तो सोचते भाई ए नॉट इधर आ रहा है तो ए नॉट तो हो नहीं सकता, तो क्वेश्चन तो वैसे गलत हो जाता है। तो कभी कभार तब हमें जो तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो बेसिकली एक बार और देख लेते हमने क्या क्या क्या, हमें पता है कि ए नॉट क्या होता है, ए नॉट की वैल्यू वैसे फिक्स होती है, क्या होती है, फिक्स होती है, दैट इज 0.529। मैंने बता दिया क्यों फिक्स होती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए एन इक्वल टू 1 के लिए जो रेडियस होगी वही बोर्ड रेडियस होगी, तो इससे मेरे को पता चलेगा 0.529 को क्या होती है, बोर्ड रेडियस, और वो ए नॉट के इक्वल दे रखी है। तो फॉर्मूले में 0.529 की जगह ए नॉट कर दिया, बाकी एन स्क्वायर और जेड की वैल्यू मैंने पुट कर दी और मेरे पास आंसर आ गया ए नॉट के बराबर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि लिथियम +2, यानी पहले देखो ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल हो गया नहीं, तो लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक होता है, +2 2 निकाल दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी हाइड्रोजन के लायक परमाणु बन गया या एटम बन गया। तो पूछा है कि लिथियम +2 के लिए किस ऊर्जा कक्षक की ऊर्जा, किस ऊर्जा तल की, यानी जो होता है ना जैसे n = 1 n = 2 n = 3, तो कौन से कक्षक की जो, कौन से तल की जो ऊर्जा है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हाइड्रोजन परमाणु की लोअर लेवल, यानी मूल अवस्था, क्या मूल अवस्था, यानी n = 1 को मैंने मूल अवस्था कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो क्वेश्चन में देखा है कि लिथियम +2 के लिए या फिर लिथियम परमाणु के लिए, लिथियम आयन के लिए किस कक्षक की ऊर्जा हाइड्रोजन की मूल अवस्था के बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा जो कक्षक है वो n मान लूंगा, तो n को रख के मैं लिथियम के लिए एनर्जी निकालूंगा और उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, उसको मैं कर दूंगा हाइड्रोजन की मूल अवस्था के इक्वल कर दूंगा, ये कर दूंगा, बस ये कह रखा है। तो करता हूँ जो है लिथियम के लिए n मान ली मैंने, n कक्षक की होगी वो अपने आप आ जाएगा, n = 2 होगा 3 होगा जो भी है, n कक्षक की होगी। तो मुझे पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, 13.6 इंटू Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो तो दोनों तरफ आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, उसकी तो दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा Z²। तो Z क्या है इसके लिए मुझे पता है 3 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो Z क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर है ना, दैट इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू, अब हाइड्रोजन के लिए निकालता हूँ 13.6 इंटू Z², इसके लिए Z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना, कोई हाइड्रोजन पहले ही होता है, अपॉन n² लोअर लेवल देखिए तो n भी इसके लिए 1 हो जाएगा। तो देखो
13.6 से 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन एन स्क्वायर, अपॉन एन स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे किया, मैंने 13.6 को इधर ले गया, डिवाइड कर दिया 13.6 से, इधर से कैंसिल आउट हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर भी होता है, इनका डिवाइड करें तो भी 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 1 रहेगी। तो इससे एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9, या मैं कहीं 9 इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एक ही मतलब आगे पीछे कर दिया। तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एन क्या होगा, एन 3 हो रहा होगा, जब तो इसका स्क्वायर 9 आ रहा होगा ना, तो एन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यानी थर्ड कक्षा की, यानी मैं कह सकता हूँ कि लिथियम के लिए जो थर्ड कक्षा की ऊर्जा है वो हाइड्रोजन की लोअर लेवल के बराबर होगी। क्या लोअर लेवल के बराबर होगी। बेसिकली क्वेश्चन में क्या किया मैंने, लिथियम के लिए जो है कक्षक मुझे पता नहीं था, वो एन मान लिया, एन में वैल्यू एनर्जी निकाली, फिर एन कक्षक की, उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, उसको मैंने हाइड्रोजन की लोअर लेवल की मैंने इक्वल कर दिया, और मेरे पास एन की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि जो हाइड्रोजन एटम को बिहेवियर को दर्शाने वाला जो बोर मॉडल होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल होता है, उसकी nth क्लास में या nth कोश में उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और टोटल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो मुझे पता था, मैंने स्टार्टिंग में सीधी सीधी रिलेशन बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन उसका साइन माइनस आता है, मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो होती है स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, या फिर कहें कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U दैट इज 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है, पर साइन माइनस आता है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, उसके अलावा जो टोटल एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में आती है, क्योंकि हमने पता था ये माइनस में क्यों आती है, क्योंकि मुझे पता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, तो इसमें पता चला भाई माइनस में ही आ रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं माइनस में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, और अपने आप ही पता है भाई काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है क्योंकि उसका फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नेगेटिव होगी, तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस आ रही है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो भाई इसकी एनर्जी नेगेटिव ही हो रही होगी, जब भी तो इनको जोड़ने के बाद ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी ना। समझ रहे हो ना कि आपको क्या करना है, आपको काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव पता है, ये भी पता है फॉर्मूले से वो होती है नेगेटिव, तो इसका भी हम पता कर सकते हैं ये भी नेगेटिव होगी। तो बस हमें बाकी इसमें जाना नहीं है, अभी रिलेशन पूछा है कि इन दोनों का रेशियो, मुझे पूछा काइनेटिक एंड सो गाइस काइनेटिक एनर्जी और जो है टोटल एनर्जी के बीच में मुझे पता है रिलेशन होता है, मुझे काइनेटिक और उसका रेशियो निकालना है। तो Kn इक्वल्स टू -1 इंटू En कर सकता हूँ ना, जब भी तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा गाइस, इधर Kn आ रहा है, क्या आ रहा है Kn आ रहा है, तब मैं En का दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, इधर भी En का डिवाइड कर दूंगा, इधर भी En का डिवाइड कर दूंगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Kn अपॉन En का रेशियो क्या आ जाएगा -1, so ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, तो उसका रेशियो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या फिर तो हमारे पास पता है -2 इंटू Kn। तो पूछा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -2 के बराबर। अब से अगर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या पूछे तो इसका उल्टा कर दो, -2 अपॉन 1 की जगह -1/2 भी कर दो, ये भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे नेट एनर्जी और इसका रेशियो, तो मुझे पता है कि नेट एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है माइनस इंटू En, तो काइनेटिक एनर्जी की जब माइनस इंटू En करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर En आ जाएगा प्लस का पॉजिटिव। तो U अपॉन K पूछे यानी पोटेंशियल एनर्जी और जो होती है टोटल एनर्जी का रेशियो वो तो 2 के बराबर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा पूछे En अपॉन U पूछे तो 1/2 हो जाएगा। बेसिकली मैंने दो रिलेशन है उनसे सारे 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वो बता दिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन 4 में देखा कि जो हाइड्रोजन परमाणु के मोस्ट इंटरनल ऑर्बिट यानी सबसे आंतरिक कक्षक, सबसे आंतरिक कौन सा हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्या 1। उसके लिए जो डायमीटर है उसकी डायमीटर देखिए 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए यानी z इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे मोस्ट इंटरनल यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए जो रेडियस होती है वो क्या होती है, बोर रेडियस होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। मैंने बता दिया कैसे होती है, मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में। और अगर नहीं भी करना चाहते तो इसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि डायमीटर इतनी देर की है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी d/2 यानी डायमीटर यानी जो व्यास होता है उसका, डायमीटर बेसिकली व्यास होता है, तो इसका 1.06 का डिवाइड करना 2 से दैट इज इक्वल टू 0.53 आ जाएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जो मोस्ट इंटरनल ऑर्बिट होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और हमें पता भी है ये होती है। यानी कि ये अगर नहीं भी दे रखा हो आपको यहाँ से यहाँ तक की लाइन फालतू में एक्स्ट्रा में दीजिए, अगर नहीं भी दे रखी हो तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आगे पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमें जबरदस्ती एक और बार नॉलेज दे दिया जिससे हमें ये याद नहीं करना पड़े। बेसिकली ये होता है, हमें पता है ये होता है, पर फिर भी हमें इस जो क्वेश्चन में जो दे रखा है डाटा उसके हिसाब से भी हमने निकाल लिया ना।
अब मुझे पूछा कि 10वीं कक्षा के लिए हाइड्रोजन के लिए कितनी डायमीटर होगी। तो मैं पहले क्या करूंगा, मुझे डायमीटर का फॉर्मूला पता नहीं है, मुझे पता है रेडियस का फॉर्मूला पता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है ना। तो मैं रेडियस से डायमीटर निकाल दूंगा। कैसे? रेडियस का डबल कर दूंगा, वो डायमीटर हो जाएगी। तो रेडियस मुझे पता है, रेडियस क्या होती है, वो होती है 0.529, या फिर हम कहें कि जो बोर रेडियस, या फिर ए नॉट कहें, ए नॉट भी लगा सकते हैं, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ए नॉट इसमें क्या आती है 0.53, 0.53 कर दो यार, जो हमें पता है 0.529 होता कर दो, क्योंकि ये देखो अप्रॉक्स वैल्यू वही है, यानी 0.001 का ही डिफरेंस है, इसमें ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। तो ए नॉट ये क्या आ रही है हमारे पास 0.53 इंटू एन क्या आ जाएगा, एन हमारे पास है 10th की पूछा है, तो 10 एन क्या रह जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100, और जेड क्या है, जेड इसके लिए बने क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में बने, तो 100 से 0.53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 53 एंगस्ट्रॉम। क्या 53 एंगस्ट्रॉम। तो गाइस भूलना मत, ये 53 एंगस्ट्रॉम आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस आ रही है, क्या आ रही है रेडियस, और हमें पूछा है डायमीटर। क्या पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगी 2 इंटू रेडियस, तो इसका डबल कर दो, डबल क्या आ जाएगा 53 इंटू 2 दैट इज 106 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी करना चाहे आप डायरेक्ट इसको ये देखो, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ 10th ऑर्बिट। तो हमें पता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ए नॉट हमें पता है 0.529 होता है, 0.529 होता है, एन यानी 100 का स्क्वायर अपॉन 2, तो इससे क्या आएगा 52.9, 52.9, तो देखो 52.9 आ गया है ना, ये तो रेडियस आ गया। अब इसका डबल करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारे पास डायमीटर हो जाएगी, तो इसका डबल करेंगे दैट विल कम अप्रॉक्स 105.8 के बराबर आ जाएगा। देखो 105.8 ये इसी के तो बराबर है लगभग, बिल्कुल मामूली अंदर। तो समझ गए हमने क्या किया, हमने बेसिकली फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा, हमारे पास एक स्टेटमेंट देखा, उसके बाद उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टेटमेंट देखा है टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट मींस n इक्वल्स टू 2, यानी n इक्वल्स टू 2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, वो हमारे पास -3.4 दी गई। मैं लिखना भूल गया, ये हाइड्रोजन के लिए क्या, हाइड्रोजन तो z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अगर नहीं भी दे रखा तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, वो -13.6 इंटू वो होती है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होती है। तो z क्या है, z 1 है अपॉन n ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस n इक्वल्स टू 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी -3.4। घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं दे रखा हो आपसे डायरेक्ट पूछ रहे कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले टोटल एनर्जी निकालो, अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे उससे टोटल एनर्जी से वो निकालते हैं। टोटल एनर्जी इतना देखिए, और मुझे पता है कि जो रिलेशन था, जो टोटल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने बता रखा है, बार बार से रिपीट कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इनके डबल होती है। क्या होती है, डबल होती है। तो देखो जितनी टोटल एनर्जी आई उतनी ही जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, पर मुझे पता था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या फिर कहें कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का साइन अपोजिट होता है। तो आंसर तो 3.4 ही आएगा, तो 3.4 आएगा, लेकिन साइन माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसमें देखो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा है कि जो इससे जुड़ जाए वो कितनी होगी। तो मुझे पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। क्या होती है, डबल होती है, और साइन उसके समान होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो और जो नेट एनर्जी होती है उन दोनों का साइन सेम रहेगा, यानी दोनों नेगेटिव रहेंगी, और सिर्फ एक होगी जो काइनेटिक एनर्जी जो पॉजिटिव रहेगी। तो गाइस 3.4 है, क्या है, टोटल एनर्जी 3.4 है। मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होती है, तो 3.4 का डबल करेंगे, 3.4 इंटू 2 डबल हो जाएगा, तो दैट इज 6.8 आ जाएगा। तो 6.8 आ जाएगा, साइन क्या है, साइन माइनस ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमें पता है अगर ये भी नहीं देखा आपसे डायरेक्ट पूछे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने बस वो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में वो रिलेशन था, बस वो अप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। सो गाइस आप सोच सकते हैं कि एक इसी रिलेशन से हमने अभी तक 3-4 क्वेश्चन कर लिया। अगर बाई चांस आ जाए नीट में या जेई में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब नहीं। सो गाइस 7th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये दे रखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा, कोई दो मॉलिक्यूल है ए और बी, यानी कोई हाइड्रोजन के समान परमाणु हमने मान लिए। क्वेश्चन में देखा है कि मानो कि ए और बी दो हाइड्रोजन के समान परमाणु हैं और उनकी आयनन ऊर्जा में रिलेशन देखा है कि ए की आयनन ऊर्जा बी से ज्यादा होती है। तो सबसे पहले समझते हैं भाई आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो बेसिकली आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है कि जो मूल अवस्था होती है ना, जैसे कि एक सेकंड में बना के देता हूँ, ये 3-4 मान चलो 3 इसमें वो है कोश, तो मूल अवस्था n=1 हो जाएगी, n=1। तो वो ऊर्जा होगी जो n=1 में कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा,
मूव कर रहा होगा और उसकी ऊर्जा होगी ये कुछ 13.6 हाइड्रोजन के लिए क्या होगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, हाइड्रोजन के लिए होगी जेड तो 1 होता है और एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 होगा क्योंकि मूल अवस्था से निकालना हमें, तो 13.6 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। माइनस 13.6 उसमें एनर्जी होगी, क्या होगी माइनस 13.6 टोटल एनर्जी होगी। तो जो आयनन ऊर्जा होगी कि वो जो इसमें टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 यानी इस जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो एनर्जी बांधे रख रही है वो एनर्जी है। अब आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा होगी कि जो इस एनर्जी को तोड़ के इसको बाहर निकाल देगी। तो इसका मतलब है कि मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये बाहर निकल जाए, मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर साइन वही रखे तो ये माइनस 13.6 अगर माइनस 13.6 और रखते तो टोटल जुड़ के और ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ देना है कि जिससे वो यहाँ से हट जाए, यानी उसके अंदर एनर्जी बचेगी नहीं, एनर्जी नहीं बचेगी तो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें प्लस 13.6 दूंगा, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो आयनन ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव आएगी। क्योंकि आयनन ऊर्जा हमेशा जो टोटल एनर्जी होती है उसके अपोजिट में दी जाती है, क्योंकि टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखती है, क्या रहता है बांधे रखती है, कंबाइंड करे रखती है। और आयनन ऊर्जा होती है कि जो मूल अवस्था से उसको बिल्कुल ही बाहर निकालना। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि किसी को देश से बाहर देश निकाला दे दिया, तो एक तरह से देश निकाला दे देते हैं, इसको पूरे परमाणु से बाहर निकाल देते, तो वो आयनन ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि एक ही आयनन ऊर्जा बी से ज्यादा है। तो और ये भी है कि आयनन ऊर्जा और जो नेट एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर नेट एनर्जी होगी, मुझे इसको बाहर निकालना है तो नेट एनर्जी या उससे ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो मिनिमम नेट एनर्जी तो देनी पड़ेगी या उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो इसकी नेट एनर्जी होगी वही आयनन ऊर्जा के बराबर होगी। बस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, क्या है एनर्जी, हम निकाल लेते हैं ई के, आयनन ऊर्जा ई दे रखी है, यानी आयनन ऊर्जा ऑफ ए इज ग्रेटर देन आयनन एनर्जी ऑफ बी। अब इससे मैं कह सकता हूं कि जो पहले इसका रिलेशन है टोटल ऊर्जा, तो इससे मैं कह सकता हूं कि ए की टोटल ऊर्जा कम होगी। क्यों कम होगी, आप सोचेंगे भाई ए की आयनन जो टोटल ऊर्जा ज्यादा होगी जब भी तो उसकी आयनन एनर्जी ज्यादा होगी। पर आप गाइस ध्यान रखिए, क्या है -3 -4 -3 2 एंड 0। इसमें देख के बताओ सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी मुझे दिख रहा है 2 है। आप सोच रहे होंगे ये कहां, ये क्या है, ये भाई इधर माइनस साइन भी देख लो, क्या देख लो माइनस साइन। क्योंकि अब देखो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहे, इसमें पूरा वेक्टर रूप लेके सब कुछ पूछ रहे हैं, इसमें डायरेक्ट पूछ रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ऐसे तो सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे, लेकिन फिर हमें ऐसा सोचना है ना सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो कोई एक ऐसा पॉइंट उठाना है कि जिसमें बाकी सब एलिमिनेट हो जाए। तो मैं साइन वाला उठा रहा हूँ, क्या साइन वाला उठा रहा हूँ। अब देखो इसमें से मुझे पता चल रहा है सबसे छोटी संख्या ही -5 हो जाएगी, यानी कि अगर जो राशि बड़ी है अगर उसके आगे माइनस साइन है, यानी कि जो कोई अमाउंट बड़ा है लेकिन उसके आगे माइनस साइन है तो वो उतना ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है, यानी इसकी पॉजिटिव ज्यादा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी वो कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि देखो -5 इज लेस देन क्या है, मैं कह सकता हूं 2, यानी -5 2 से छोटा है। अब मैं माइनस साइन लगा दूं क्योंकि मुझे पता है कि जो एनर्जी होती है आयनन ऊर्जा वो पॉजिटिव होती है। तो ऐसे कर सकता हूं, सपोज करो ये इसकी है, सपोज करो एक तो -5 एक -2 है ना। तो अब सपोज करो मुझे क्या लेना है, मुझे आयनन एनर्जी लेनी है, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी ना, उसकी पॉजिटिव आएगी तो मैं दोनों तरफ पॉजिटिव ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस से गुणा कर दूंगा, है ना, और इधर भी माइनस से गुणा करूंगा। तो देख लो ये 5 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 5 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यानी कि जो आयनन एनर्जी होती है और जो नेट एनर्जी होती है उनका अमाउंट सेम होता है, पर उनकी जो अमाउंट मैग्नीट्यूड सेम रहता है। पर जो अगर उनका रियल में एनालाइज करें तो जो आयनन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतनी कम उसकी वो होगी, क्या कहते हैं, उसकी नेट एनर्जी कम होगी। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है, इसकी नेट एनर्जी भी ज्यादा है। अगर इसकी नेट एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स माइनस में आती है, मुझे पता है नेट एनर्जी, तो दैट मीन्स की -5 है ना, इसकी -5 है, और ये क्या है -4 है। हम नेट एनर्जी देख रहे हैं इसमें तो आयनन ऊर्जा देख रहे थे, पॉजिटिव वाली देख रहे थे इसमें। और सपोज करो इधर 5 था ए की जगह और बी की जगह 3 था, क्योंकि आयनन ऊर्जा पॉजिटिव आएंगी, तब हम कह सकते हैं, है ना, तब हम कह सकते हैं। मैं क्या करूं, 5 और 3, क्योंकि पॉजिटिव लेना है। अब मैं इसकी आयनन एनर्जी की इनकी टोटल एनर्जी कंपेरिजन करूं तो इसकी ए की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा का अपोजिट साइन आ जाता है, और इसकी क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, तब साइन चेंज हो जाएगा ना, टोटल एनर्जी का साइन चेंज होगा। बस ये इसमें साइन चेंज होना चाहिए था, पर साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। उसके बाद मैं इसको देखता हूं, ये क्या एंगुलर मोमेंटम, आपको लिख रखा है कि आर क्या यहाँ पे डिनोट है, रेडियस है, यू स्पीड से, ई एनर्जी, आर एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या एंगुलर मोमेंटम एम्पीआर होता है, और ये होता है NH/2π। देखो ये तो फिक्स होता है, ये क्या होता है, ये तो फिक्स होता है। ये एंगुलर मोमेंट एम्पीआर इक्वल टू NH/2π,
एच भी फिक्स है, 2 पाई फिक्स है, और एन का तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा ना, एन का कोई आ ही नहीं रहा मूल अवस्था। तो आयनन एनर्जी क्या होती है, n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट यानी बाहर ही निकालना। तो इसके लिए n 1 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों के लिए इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब मैं देखता हूं कि मुझे वेलोसिटी का चेक कर सकता हूं, पर वेलोसिटी से चेक करने से पहले मैं एक बार रेडियस का चेक कर लेता हूं, आर ए एंड आर बी का। अब देखो क्या, देखो कि जो इसकी जो सो गाइस, अब मैं रेडियस कंपैरिजन से ए इज ग्रेटर देन बी दे रखा है, यानी रेडियस का कंपैरिजन करने से पहले मैं निकालता हूं। आयरन एनर्जी ए की क्या है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया, इधर माइनस साइन आता, क्या था, माइनस आता अगर हम टोटल एनर्जी निकालते, लेकिन आयरन एनर्जी में साइन चेंज हो जाता है, इस ग्रेट प्लस आता है, क्या था, प्लस आता है, इज ग्रेटर देन 13.6 इंटू Z1 है, ये Z ए है क्योंकि ये क्या है और ये एन हो जाएगा, और ये जेड बी का स्क्वायर अपॉन एन बी का स्क्वायर। एन ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एन बी भी 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें आयरन एनर्जी के फर्स्ट से इनफाइनाइट यानी एन क्या लेते हैं आप, 1 लेते हैं, तो ए को भी फर्स्ट से इनफाइनाइट भेजना है और बी को भी फर्स्ट से इनफाइनाइट बाहर भेजना है, तो इस एन बी के लिए 1 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे कंपैरिजन करूं तो क्या कह सकता हूं मैं, जेड ए इज ग्रेटर देन जेड बी आ रहा होगा, यानी ए का परमाणु क्रमांक बड़ा होगा, बी का परमाणु क्रमांक कम होगा। Z इज ग्रेटर देन ZB, यानी ए का परमाणु क्रमांक बी से ज्यादा ही होगा, बी से ज्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं कि देखो R इज ग्रेटर देन RB, तो R का फॉर्मूला रेडियस का होता है 0.529, या फिर हम ए नॉट कर देता हूँ, ए नॉट बोर रेडियस मान लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू होती है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाई जेड, तो जेड जितनी ज्यादा होगी आर उतनी ही कम होगी। तो देख लो जेड ए की ज्यादा है, जेड ए की ज्यादा, यानी ए का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो रेडियस ए की कम होगी, और बी का कम है तो बी की रेडियस ज्यादा होगी, लेकिन हमें पता है कि ए की रेडियस कम होनी चाहिए, नहीं इसका साइन उल्टा होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ और दे रखा है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अपने आप समझ में आ गया यही बचेगा। ये कैसे बचेगा, तो इसको हम अभी जस्ट करते हैं। तो गाइस यू ए क्या है, यू ए है हमारे पास वेलोसिटी, और यू बी की वेलोसिटी, क्या वी की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमारे पास है, यू ए का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, या 2.16 अप्रोक्स इतना ही कुछ होता है, इंटू जेड इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन, ये फॉर्मूला होता है, अब n तो 1 हो जाएगा, तो हमें कंपेयर करना है z, यानी जिसकी z ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल वैल्यू इसकी भी बढ़ेगी। तो मुझे पता है कि z a का ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और b का कम है तो b की वेलोसिटी कम होगी, तो यही देर का a की ज्यादा और b की कम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिकली गाइस अभी तक 7 क्वेश्चन कराए हैं, 7 क्वेश्चन 7वां था ये। अब तक में मेरे हिसाब से मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये लगा, क्योंकि इसमें देखो रेडियस का कॉन्सेप्ट आ गया, उसके साथ साथ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया, और यहाँ तक कि कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट आ गया। दैट मीन्स इसमें सारा कॉन्सेप्ट ले लिया एक तरह से। जो मैंने लेक्चर में स्टार्टिंग में 10 मिनट में जो मैंने थ्योरी समझाई थी, वो थ्योरी अप्रोक्स 80% इस क्वेश्चन में अप्लाई होती है। उसके साथ साथ हमें कंपेरिजन करना भी आ गया, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन हो गया, अभी देख लिया वीडियो, उसके बाद भी घर जाके या फिर आप कॉपी निकाल के बिना देखे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारा सोचने की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है। सो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। गाइस 8th क्वेश्चन है, उसमें हमें सीधे नॉलेज दे रखी है कि जो हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु या उसके समान परमाणु के लिए लगता है, तब उसके लिए दे रखा है कि द कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। चार्ज दोनों पे सेम होता है, पर साइन उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो अब अपोजिट साइन है या फिर सेम साइन होते हैं, तो उनके बीच में कोई फोर्स लगता है ना, दो चार्ज के बीच में, कूलम फोर्स। तो उनके बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। यानी अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र की तरफ बल लगता है। जैसे आप कभी क्या करना, जैसे ये कोई घेरा है, घेरे की तरफ चारों तरफ रस्सी घुमाना, तो अचानक से फोर्स लगेगा कि जैसे इस तरफ घुमाएंगे तो ऐसे लगेगा कि वो रस्सी इस तरफ सीधे जाना चाहती है, क्या सीधे रस्सी जाना चाहती है, तो क्या करेंगे कि वो केंद्रीय बल लगेगा। तो सीधे जाना चाहती है तो वो क्या, उसको रोकने के लिए क्या एक केंद्र की तरफ फोर्स लगता है, जब भी तो वो रस्सी उधर ना जाके वापस ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि इस डायरेक्शन पे जाके इधर अपने केंद्र की तरफ लग जाएगा। जैसे यहाँ पहुंचेगी वो उधर जाना चाहेगी तो वापस अपने केंद्र की तरफ फोर्स लगेगा, वो अभिकेंद्रीय बल लगेगा। जब सर्कुलर मोशन होता है तभी ऐसा होता है, और हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम में सर्कुलर मोशन ही वैलिड होता है, उसी में गोलाकार पथी या फिर वृत्ताकार पथ पे गति होती है। सो बस हमें क्या करना है कि जो
जो कूलम फोर्स है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रदान कर रहा है। तो यानी जो कूलम बल होगा, जितना बल होगा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो मैंने दोनों को इक्वल कर देना है। तो मुझे पता है कूलम बल क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। के क्यू वन क्या ई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है। गाइस इसमें सबका दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था कि ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम क्या है, मास है, ये पारगम्यता है, ए नॉट क्या है, बोर रेडियस है यानी 0.529, वो क्या है, बोर रेडियस। ये दे रखा था पर मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि आपको ये आता होगा। तो गाइस मुझे क्या करना है कि ये है के क्यू वन क्या ई है, क्यू टू भी ई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कूलम फोर्स लगते थे, फोर्स में साइन नहीं देखते, फोर्स में पता चल जाता है भाई, वैल्यू निकालते सीधे। अब साइन वाला फिर अलग ऑप्शन होता है, उससे आपसे हम चेक करते, साइन डायरेक्शन डायरेक्शन देते, पर हम अभी यही अप्लाई करना है। क्यू टू अपन आर स्क्वायर क्या रेडियस आती है, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मुझे पता है ये होता है एमवी स्क्वायर अपन आर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अभिकेंद्रीय बल का। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। हमें पूछा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड यानी वी पूछा है, तो इसको मैं नीचे की तरफ भेज दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको नीचे भेज दूंगा। तो इसको मैं एक तरफ से एमवी स्क्वायर को इस तरफ लिख लेता हूं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर बचेगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर, यानी इसको इस तरफ लिया, इसको इस तरफ लिया और फिर एम का डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया क्या किया मैंने। अब बस क्या करूंगा मैं इसमें, देखो के, तो इस के को मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम एज इट इज चल रहा है, और ऊपर क्या है ई स्क्वायर। अब रेडियस को भी मैं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि रेडियस यहाँ पे तो आर तो दे नहीं रखा कहीं, आर तो है नहीं, तो रेडियस को कन्वर्ट करूंगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 0.529, या फिर ए नॉट दे रखा है, देखो ए नॉट, तो 529 की जगह मैं डायरेक्ट ए नॉट कहूंगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो एन, ये होता है हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। और मुझे पता है हाइड्रोजन परमाणु, तो एन जेड तो 1 हो जाएगा, और उसके साथ साथ मुझे क्या देखा है, मुझे दे रखा है ए नॉट दे रखा है। तो मुझे एक तरह से क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया कि जो कक्षक है, जो कोष है, वो मूल अवस्था लेनी है, मेरे क्या लेनी है, मूल अवस्था। और हमें अपने आप ही समझ लेना, अगर नहीं भी दे रखा हो तो ऑब्वियसली समझ लेना, इसमें एन तो है नहीं, तो मैंने अपने आप ही कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो ए नॉट क्या है, ए नॉट। अब एन स्क्वायर लिखना चाहो तो एन स्क्वायर रख दो। अब वी स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर रूट लूंगा, तो पूरे पर रूट लूंगा, तो इसका रूट तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई बाहर आ जाएगा, और नीचे से एन भी बाहर आ जाएगा, नीचे से एन भी बाहर आ जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, मतलब ऊपर तो कुछ नहीं बचा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए नॉट, ये बचेगा। तो देख लो ऑप्शन यही मैच कर रहा है, और एन अपने आप ही एक होगा, क्योंकि मूल अवस्था दे देखिए क्वेश्चन में लिखना भूल गया। तो ऑप्शन क्या है, ई अपॉन रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए नॉट। बेसिकली क्या किया, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में मैंने दोनों को इक्वल किया, कूलम्स फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद मैंने रेडियस की वैल्यू रखी, और फिर जो स्क्वायर था उसमें स्क्वायर हटा के रूट ले लिया, और मैंने फिर वैल्यू जब अपने आप ही आंसर अपने आप आगे इसको सिंप्लीफाई किया, तो आंसर क्या है हमारे पास, आंसर सी इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 9th क्वेश्चन में क्या रखा है कि इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु में अन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन गोज टू मोस्ट लोअर लेवल टू अपर लेयर, यानी जो कक्षक इलेक्ट्रॉन है, कक्षक इलेक्ट्रॉन है, वो मोस्ट लोअर लेवल यानी मूल अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में, ऊपर वाली अवस्था में ट्रांजिट हो जाता है। यानी जैसे ये काफी सारी स्टेट है, तो एक से दूसरी में, ऊपर वाली में ट्रांजिट हो जाता है। तो मूल लोअर लेवल यानी N1 क्या था हमारे स्टार्टिंग में, क्या था 1 था, क्योंकि मूल अवस्था है, मोस्ट लोअर लेवल है। और बाद में किस में ट्रांसफर हो जाता है, कोई अपर लेवल में ट्रांसफर हो जाता है, वो हमें पता नहीं। वो लास्ट में N2 क्या हो जाएगी हमारे पास, N मान लेते हैं, मतलब पहले 1 में था, उसके बाद N कक्षक में पहुंच गया, तब अगर स्टार्टिंग में 1 में था तब उसकी वेलोसिटी कुछ मान लो v थी, जब n में पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रखा है कि स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। यानी जैसे ही जो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में n कक्षक में ट्रांजिट करता है, तो पहले जो इसको वेलोसिटी थी उसकी आधी हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तब हमें पूछा है कि इफ द रेडियस ऑफ मोस्ट लोअर लेयर इज आर, यानी कि जो मोस्ट लोअर लेयर यानी मूल अवस्था की जो त्रिज्या आर मान ली है, तब हमें पूछा है कि जो n कक्षा में गया है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, या फिर पूछा है कि नए कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो स्पीड देखा, हमें दोनों का देखो रिलेशन देखा, स्टार्टिंग की स्पीड क्या थी, जो लास्ट वाली स्पीड से डबल थी, यानी लास्ट में आधी हो जाती, तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। उसके बाद हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n की वैल्यू जैसे फाइंड आगे वैसे हम रेडियस निकाल लेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि z रेडियस में क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला था n² बाई z। z हमें पता है हाइड्रोजन के लिए हमें n फाइंड करना है, क्या करना है, n फाइंड करना है।
सो गाइस एक बार लिख देते हैं, बताते हैं। आर रेडियस का फॉर्मूला था 0.523 या 529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला होता है। जेड हमें पता है 1 है, हमें एन फाइंड करना है। अगर हम नए रेडियस नए कक्षक की त्रिज्या फाइंड करनी तो एन कैसे फाइंड करेंगे? एन हम इस ये जो सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, इसका यूज करेंगे। स्पीड बिकम्स हाफ। तो पहले इनिशियल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इनिशियल निकालूंगा। इनिशियल स्पीड क्या होगी? इनिशियल स्पीड होगी 2.19 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू जेड बाई एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड वेलोसिटी का। ये हमने स्टार्टिंग की वेलोसिटी के लिए मैं जेड तो हमें पता है 1 है, और स्टार्टिंग में एन भी 1 होगा। एन भी 1 होगा तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/1 ही हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी इतनी है। क्या? ये इनिशियल है, वी इनिशियल है। अब वी फाइनल मानता हूं, वी फाइनल करता हूं। वी फाइनल कैसे ज्ञात करूंगा? वी फाइनल में क्या दूंगा? ये लिखूंगा 2.19 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू, गाइस यहाँ पे 6 होता है, 16 होता है, 6 बाई मिस्टेक हो गया था, इंटू जेड बाई एन। जेड 1 हो जाएगा और एन मुझे पता नहीं है, तो जेड बाई एन होता है, जेड तो 1 हो जाएगा और एन मुझे फाइंड करना है क्या होगा। लेकिन मुझे कंडीशन दे रखी है कि जो स्पीड बिकम्स हाफ, यानी जो ये नई स्पीड है वो इसकी आधी हो जाएगी। इसकी आधी कब होगी? जब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब तो आधी हो जाएगी ना। ऑब्वियसली सोच लो, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। तो 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई एन। ये क्या? ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इस जो ये रेडियस दे रखी है ना, इसकी आधी। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? जो नई स्टार्टिंग की वेलोसिटी दे रखी है उसकी आधी हो जाएगी, उसकी आधी। तब कंपैरिजन करेंगे तो एन किसके बराबर हो जाएगी? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एन 2 के बराबर आ जाएगा, एन इक्वल्स टू 2। क्यों? वज्र गुणा करेंगे 2 इधर पहुंच जाएगा, एन इधर पहुंच जाएगा, तो एन बराबर 2 आ जाएगा। बेसिकली क्या किया कि हमने स्टार्टिंग वेलोसिटी निकाली, क्योंकि मूल अवस्था में था तो एन 1 हो जाएगा, है ना, और जेड भी 1 हो जाएगा। अब फाइनल वाली जो अपर लेयर में जाता है वो मुझे पता नहीं कौन से कक्षक में जा रहा है, लेकिन मुझे जेड पता है वो 1 होगा, मुझे एन पता नहीं कितना होगा, तो मैंने एन मान लिया, एन कक्षक में जाता है। फिर मुझे एक कंडीशन देखिए कि जो बाद की स्पीड है वो आधी हो जाती है प्रारंभिक स्पीड की। तो मुझे पता है कि जो बाद की स्पीड मेरे पास, जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगी। अब ये स्पीड कितनी है? वो प्रारंभिक स्पीड की आधी। तो प्रारंभिक स्पीड ये दे रखी थी मेरी, इसकी मैंने आधी कर दी, इसकी मैंने आधी करके इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि जो अंतिम स्पीड है वो उसकी प्रारंभिक स्पीड की आधी के बराबर है। तो बस सिंप्लीफाई कर दिया तो एन मेरे पास 2 आ गया। बस अब एन आ गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। रेडियस पूछा है तो मुझे पता है कि जो मूल अवस्था, मोस्ट लोअर लेवल की जो रेडियस आ रहे, तो मुझे पता है मोस्ट लोअर लेवल मूल अवस्था, हाइड्रोजन के लिए मूल अवस्था यानी z इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू भी 1। तो वो क्या होता है? वो हमारे पास बोर रेडियस होती है और 0.529 होता है, 0.529 होता है, आपको पता हो, क्योंकि r क्या होता है? ये वैल्यू होती है, r क्या आ जाएगी? 0.529 और रेडियस हमारे पास r देगी, तो r की वैल्यू 0.529 आ जाएगी। बस अब मैं 0.529 की जगह r रख दूंगा, क्योंकि मैं r की टर्म में पूछा है, तो बस अब नई रेडियस निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू r डैश, नई रेडियस 0.529 की जगह में r रख दूंगा, क्योंकि मूल अवस्था में r रखना है ना मेरे को। r इंटू एन क्या था? n था मेरे पास कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और z मुझे पता है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? नहीं समझ में? एक बार और बताते हैं कि मैंने ये तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, उसके बाद ये नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ। तो मैंने फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया? फॉर्मूला। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। एन मेरे पास 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू ये कर दूंगा, क्योंकि जेड की जगह तो 1 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो 4 इंटू ये कर दूंगा। और इसकी वैल्यू मुझे पता है आर के बराबर है, क्योंकि मुझे दे रखी है मोस्ट लोअर लेवल यानी मूल अवस्था की त्रिज्या आर दे रखी है, और हमें पता है मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था 0.529 के बराबर ही होती है, 0.529 के बराबर, वो आर के बराबर दे रखी है। और हमें पॉइंट में वैल्यू सीधे नहीं पूछे, मैं आर की टर्म में पूछी, तो इसकी जगह मैं आर रख दूंगा और फिर 4 इंटू आर हो जाएगा, दैट इज 4r। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन में दे रखा है कि द ऑर्बिटल स्पीड एट ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम इज v, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी ग्राउंड स्टेट या मोस्ट लोअर स्टेट कहें या मूल अवस्था कहें, उसकी जो क्या है, उसकी स्पीड हमारे पास v दे रखी है, यानी ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था की जो स्पीड है वो हमें v दे रखी है। इफ वी एक्साइट इट टिल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल, देन व्हाट विल इट्स स्पीड। तो कह रखा है कि मूल अवस्था की तो जो है स्पीड v है, जब हम इसे उत्तेजित करते हैं या एक्साइट करते हैं कहां तक? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल तक, यानी उस एनर्जी का कक्षक जिसमें उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाए, तब उस लेवल में उस जो कक्षक है उसमें उसकी स्पीड कितनी होगी, बेसिकली कहने का मतलब है कि जैसे ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने सपोज करो यहां से किया इस जो है लेवल तक, इस एनर्जी लेवल में एनर्जी है -3.4, यानी कि मूल सपोज करो कहां से, मूल अवस्था से कहीं से भी मैंने किया
कि यहाँ से इसमें किया और कहाँ तक किया, जब तक इसकी एनर्जी -3.4 हो जाए, यानी जिस कक्षक में जा रहा है उस कक्षक की एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो इस कक्षक में फिर मूव करने लग जाएगा, इस कक्षक में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है। तो बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला कहता है v इक्वल्स टू होता है 2.19 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकंड। तो मुझे पता है हाइड्रोजन का बोल रखा है, क्या बोल रहा है हाइड्रोजन, तो z तो 1 हो जाएगा। जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो इंटू 10⁶ हो जाए, z 1 हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ n बचेगा, सिर्फ n बचेगा। तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी, तो मुझे n फाइंड करना पड़ेगा, यानी कौन सी कक्षा में वो एक्साइट हो रहा है। तो मैं इस चीज का यूज करूंगा। मुझे एनर्जी मुझे दे रखी है इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जिस कक्षक में जा रहा है उसकी एनर्जी 3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे पता है जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है कि -13.6 इंटू z² ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी कक्षक में एनर्जी निकालने का, और वो एनर्जी मुझे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट जाएगा ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली मैंने क्या किया, मुझे पता है इतना किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, और मैंने ये फॉर्मूला लगाया और वो इस एनर्जी के बराबर कर दिया। जब भी मुझे उस कक्षक की एनर्जी मिल जाएगी तो z तो 1 है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है तो ये तो हट जाएगा, तो सीधे n² नीचे आ जाएगा, तो मैं जब n को इधर भेजूंगा और इसको नीचे करूंगा तो n² क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा 13.6 अपॉन 3.4। जब इसको डिवाइड करें तो देखो 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा लगभग 13.2 के आसपास आएगा। तो लगभग कितनी बार जा रहा है, लगभग 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। तो n क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 2 आ जाएगा। वैसे एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, 4.2 ऐसे कुछ आएगा, पर हमें पता है कक्षक पॉइंट में थोड़ी हो सकते हैं, कक्षक पॉइंट में नहीं हो सकते ना, तो हमें अप्रॉक्स इसकी इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसका अंडर रूट निकल रहा होगा उसके आसपास वाली। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2, n 2 हो जाएगा। बेसिकली गाइस सपोज करो इधर 3.9 हो रहा था, नहीं मतलब इसमें होता, हाँ सपोज करो 3.9 हो रहा था, तो इसका रूट लेते, इसका रूट 3.9 हो रहा था, इसका रूट लेते, तो इसका रूट सपोज करो ये ऐसे कुछ आ रहा था 1.7 ऐसे कुछ आ रहा होता, तो हम ऐसे नहीं लेते, 2 ले लेते, तो इसके ज्यादा पास तो ऐसा नहीं हम लेते, फिर 1 लेते। ऐसा इसलिए लेते क्योंकि मतलब इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो 1.7 लेवल के बराबर है। जैसे ये है, ये सपोज करो ये फर्स्ट है, n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, और 1.7 यानी लगभग यहाँ कहीं के बराबर है, पूरे कक्षक तक नहीं जा रहे, यहाँ कहीं के बराबर है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाएगा फिर वापस लौट आएगा, यानी दूसरे में जा ही नहीं पाएगा, तो हम n इक्वल टू 2 तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसके ऐसा लेंगे जिसमें पॉसिबल हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भेजा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाना है, पर ये यहाँ से यहाँ तक जाके ही लौट आया, बस भले ही थोड़ा कम हो, पर अब n इक्वल टू ये 2 तो नहीं एग्जैक्ट आ पाएगा ना, सिर्फ यही वाला आ पाएगा ना, इंक्लूड हो पाएगा। तो ये थोड़ा आइडिया लेना है कि भाई परफेक्ट बनना चाहिए, उससे कम वाला ही लेना है, उसके बराबर लेना है। उससे ज्यादा वाला अगर पास में आ रहा होगा, जैसे वैल्यू आ रही हो 1.8 आ रही हो, तो हम 2 नहीं लेंगे, हम उसके कम ही लेंगे n कक्षक में ना। तो ये हम n फाइंड करना है। तो गाइस मैं कहां चला गया, मैं थोड़ा समझाने में चला गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। जब इससे n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई, क्या आ गई 2, तो मैं कर दूंगा बस 2.19 इंटू 10⁶ अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये v के बराबर दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि इसमें देखा है मूल अवस्था की जो स्पीड है वो v के बराबर है, v के बराबर। तो मूल अवस्था की स्पीड निकालते भाई, मूल अवस्था हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन z तो 1 हो जाएगा, z 1 हो जाएगा, और मूल अवस्था दे रखी है या ग्राउंड स्टेट दे रखी है, उसके लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगी, जो वेलोसिटी है किसके बराबर है, 2.19 इंटू 10⁶, और वो मैं v के बराबर देखिए, v की वैल्यू इसके बराबर है, किसके, इसके बराबर है। तो मेरे को इन टर्म्स ऑफ v दे रखा है, देखो सब में v आ रहा है, तो मुझे बस न्यूमेरिकल वैल्यू उठानी है, क्योंकि अब क्वेश्चन में जैसा पूछा उसी हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह v रख सकता हूँ, v/2 ऐसा हमारा, तो ऑप्शन b इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बेसिकली आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगाया, मुझे पता चल गया भाई फॉर्मूले में n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मुझे इसके साथ यहाँ पे जो चीज दे रखी है उससे मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लगा के n भी फाइंड कर लिया, वैल्यू आ गई, पर मेरी जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है मुझे v की टर्म में नहीं आ रही। तो मैं v की टर्म में लाने के लिए मैं देखूंगा भाई जो v जो है वो क्या चीज है। तो मुझे पता चल गया v क्या है, ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी है, क्या है ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, इसी के बराबर होती है ना, तो v इसके बराबर है। तो मैंने बस इसकी जगह में v रख सकता हूं ना, ऑब्वियसली। जैसे मैं कहूंगी 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, तो मैं कहीं किसी जगह पर 4 आ रहा होगा तो उसकी जगह 2 इंटू 2 भी रख सकता हूं। तो बस ऐसे ही मैंने इसकी जगह v रख दिया, तो v/2 आंसर आ गया मेरे पास। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। समझ। तो गाइस हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, हमारा सेशन यही पे फिनिश होता है। आज हमने कराए 10 क्वेश्चन, इसके बाद हम आगे फर्दर लेंगे जैसे कि रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, और जब इलेक्ट्रॉन वन स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करता है तो कितनी एनर्जी रिड्यूस होती है, कितनी एनर्जी
हमें चाहिए होती है, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, मतलब एक तरह से ट्रांजिशन जो एक्साइटेशन पढ़ेंगे, ट्रांजिशन पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन का एक कक्षक से दूसरे कक्षक में, उससे रिलेटेड पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। जैसे आज 10 क्वेश्चन कराए हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके बता दीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फर्जी से थे, फर्जी मेरा मतलब फर्जी नहीं होते, फर्जी मतलब है कि जो बड़े आसानी से सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो जाए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट में लगभग 3-4 क्वेश्चन थे जो थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट अच्छा वाइड कर सके और अपने को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड सोचने के लिए मजबूत कर सके, और जिनमें हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगे। सो मैं सजेस्ट करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन देखो, क्योंकि पहले तो आसान से है, जिससे आपको धीरे धीरे करके आपको आदत सी स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा आसानी भी लगेगी, उसके बाद जैसे जैसे आपका इसमें कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रॉन्ग करते गया हूं हर क्वेश्चन का, तो जिससे आपको जितना ज्यादा पहले इजी होगा तो आपको आसानी पड़ेगी समझने, फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद फिर अपने आप ही फ्लो बनने लग जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इजी डाले और बाद में टफ डाले। तो हमें कमेंट करके बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।